दोस्तों आदाब, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज है 11 अगस्त 2026 और आज की सुर्खियां ये रहीं। बलूचिस्तान में आज़ादी की आग महरंग की हुंकार से गर्मा रहा मैदान। ट्रंप की जान पर ईरानी खतरा, गुप्त उड़ान ने बढ़ाया अमेरिका का ध्यान। लीबिया की रिफाइनरी पर ड्रोन का वार, मोका में हूथियों का मिसाइल प्रहार। सीरिया की साइड 99 में परमाणु राष्ट्र, अमेरिका इजराइल की कूटनीति में बड़ा करार। कोलंबिया में धरती फटी तो मौत का मंजर, मलबे में दब गई उम्मीदें तमाम। एथेंस में गजा तक उठी आवाज, फिलिस्तीन के हक में गुजा इंकलाब का पैगाम। और अमेरिका ने खोला $1.5 ट्रिलियन का सैन्य खजाना, बढ़ गया अमेरिका का पारा। अब सवाल ये है, क्या ये तैयारी शांति की या आने वाले जंग का ऐलाने वार? तो आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 950 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी दुआएं उन सभी लोगों के साथ। दोस्तों, आज की इस खबर की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। आज 11 अगस्त और बलूचिस्तान के मुद्दे को लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई। बलूच राष्ट्रवादी इस दिन को बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस डे यानी बलूचिस्तान यौम आज़ादी डे के तौर पर याद करते हैं। इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी चर्चित और मुखर आवाजों में एक नाम महरंग बलूच का है। वो सिर्फ एक मानवाधिकार कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान में लापता लोगों, जबरन गायब किए जाने और सुरक्षा बलों के खिलाफ लगाए जाने वाले मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप को लेकर लंबे समय से आवाज उठाती रही हैं। इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। 11 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत के खत्म होने से कुछ दिन पहले कालात की रियासत ने खुद को एक स्वतंत्र और संप्रभु रियासत के तौर पर पेश किया। बलूच राष्ट्रवादी इसी घटना को अपने राजनीतिक इतिहास का अहम हिस्सा मानते हैं। उनका कहना है कि उस वक्त कालात अपनी अलग पहचान और राजनीतिक स्थिति और पाकिस्तान में उसका शामिल होना बाद की घटनाओं का नतीजा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का आधिकारिक नजरिया इस मामले को लेकर अलग तरीके से देखता है। पाकिस्तान के मुताबिक कलात के शासक ने बाद में पाकिस्तान में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद 1948 में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई और कलात के पाकिस्तान में शामिल होने के बाद बलूच राष्ट्रवादियों के एक हिस्से में नाराजगी और विरोध का दौर शुरू हुआ। यही वजह कि 11 अगस्त को बलूच अलगाववादी और राष्ट्रवादी गुट आज़ादी और अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रतीक के तौर पर देखते हैं। यहीं से बलूचिस्तान के उस लंबे विवाद की शुरुआत होती है जो आज तक खत्म नहीं हुआ। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। यहाँ गैस, कोयला, तांबा, सोना और दूसरे खनिज संसाधनों के बड़े भंडार हैं। इसके अलावा अरब सागर के किनारे इसकी लंबी समुद्री सीमा है और ग्वादर पोर्ट जैसी रणनीतिक जगह भी इसी इलाके में है। यही वजह है कि बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान की घरेलू राजनीति का मामला नहीं, बल्कि चीन, अमेरिका, ईरान और पूरे क्षेत्र की रणनीतिक राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन बलूचिस्तान के कई इलाकों में लंबे समय से ये शिकायत सुनाई देती रही है कि प्राकृतिक संसाधनों का फायदा स्थानीय लोगों को पर्याप्त रूप से नहीं मिल रहा। इसके अलावा रोजगार, विकास, राजनीतिक अधिकार और सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर भी कई स्थानीय समूहों की नाराजगी सामने आती रहती है। इसी माहौल में महरंग बलूच का नाम तेजी से सामने आया। महरंग बलूच पेशे से डॉक्टर हैं और बलूचिस्तान में मानवाधिकार के मुद्दे पर काम करती हैं। उनके लिए ये संघर्ष सिर्फ राजनीतिक नारा नहीं रहा, बल्कि उनके अपने परिवार की कहानी से भी जुड़ गया। उनके पिता के कथित तौर पर लापता होने और बाद में उनका शव मिलने की घटना ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। इसके बाद महरंग ने जबरन गायब किए जाने वाले लोगों के परिवारों की आवाज उठाना शुरू की। उनका कहना है कि बलूचिस्तान में बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके करीबी लोग वर्षों से लापता हैं और उन्हें ये तक पता नहीं कि उनके साथ क्या हुआ है। पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा संस्थान इन आरोपों से जुड़े कई मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद का हवाला देते हैं, जबकि मानवाधिकार संगठन इन मामलों में पारदर्शी जांच और कानूनी प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, 11 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये बलूचिस्तान के इतिहास, पाकिस्तान की राष्ट्रीय एकता, मानवाधिकारों, सुरक्षा और अलगाववादी राजनीति, इन सभी सवालों को एक साथ सामने लाता है। और महरंग बलूच इस पूरे विवाद के बीच ऐसी आवाज बन चुकी हैं जिसे पाकिस्तान नजरअंदाज नहीं कर सकता और जिसे दुनिया
और जिसे दुनिया भी अब ध्यान से सुन रही है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या बलूचिस्तान का ये संघर्ष आने वाले वक्त में और तेज होगा या पाकिस्तान और बलूच नेताओं के बीच किसी राजनीतिक बातचीत का रास्ता खुलेगा? यही आने वाले दिनों में इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा और ईरान के साथ बढ़ते तनाव से जुड़ी है। जुलाई 2026 में तुर्की में हुए नेटो शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप की सुरक्षा को लेकर एक ऐसा गुप्त ऑपरेशन सामने आया जिसकी जानकारी आम लोगों को काफी बाद में मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को ईरान की तरफ से ट्रंप और उसके विमान के खिलाफ एक गंभीर और भरोसेमंद धमकी मिलने की जानकारी मिली थी। इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने ऐसा प्लान तैयार किया जिसमें सबसे अहम बात यह थी कि राष्ट्रपति की असली यात्रा को काफी लोगों से छिपा कर रखा जाए। आमतौर पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति विदेशी दौरे पर होते हैं तो एयरफोर्स वन दुनिया का सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला विमान होता है। पत्रकारों, सुरक्षा अधिकारियों और व्हाइट हाउस के कर्मचारियों को भी राष्ट्रपति की यात्रा की जानकारी रहती है। लेकिन इस बार सुरक्षा एजेंसियों ने एक अलग रणनीति अपनाई। ट्रंप को कैमरों के सामने एयरफोर्स वन की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाया गया। उन्होंने पत्रकारों और लोगों की तरफ हाथ भी हिलाया, जिससे ऐसा लगा कि राष्ट्रपति इसी विमान से अपनी अगली मंजिल तक रवाना हो रहे। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। बताया गया कि ट्रंप कुछ देर बाद उसी एयरफोर्स वन से बाहर नहीं निकले, बल्कि उन्हें एक एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक के जरिए गुप्त तरीके से दूसरी जगह ले जाया गया। यानी जिस गाड़ी को आमतौर पर विमान में खाना और दूसरी जरूरी चीजों पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता, उसी तरह के वाहन का इस्तेमाल राष्ट्रपति को सुरक्षित तरीके से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया गया। इसके बाद ट्रंप को एक छोटे सैन्य विमान C-32A में बैठाया गया। यहाँ अमेरिकी रक्षा रणनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है। एयरफोर्स वन को एक तरह के डिकॉय यानी झांसा देने वाली विमान के तौर पर इस्तेमाल किया गया। यानी अगर किसी दुश्मन की नजर एयरफोर्स वन पर रहती है तो उसके लिए यही मानना स्वाभाविक होता कि राष्ट्रपति इसी विमान में मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि अमेरिका को इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? इसका सीधा संबंध अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव से जोड़ा जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच पहले से ही परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और सैन्य गतिविधियों को लेकर काफी गहरे मतभेद रहे हैं। ऐसे माहौल में अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ किसी संभावित हमले की आशंका को अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां बेहद गंभीरता से ले रही थी। दोस्तों बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ, जो लीबिया से। लीबिया की जाविया रिफाइनरी में सुबह एक ड्रोन हमला हुआ। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक रिफाइनरी के ऑयल ब्लेडिंग और पैकेजिंग प्लांट को निशाना बनाया गया। जाविया रिफाइनरी लीबिया की अर्थव्यवस्था और पश्चिमी लीबिया की ईंधन सप्लाई के लिए बेहद अहम है। यहाँ रोजाना करीब 12,000 बैरल तेल प्रोसेस होने की बात कही जाती है। अगर ऐसी तेल सुविधाओं पर हमले लगातार होते रहें तो इसका असर सिर्फ एक रिफाइनरी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ईंधन की सप्लाई, कीमतों और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस ड्रोन हमले के पीछे कौन है? अभी तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। लीबिया में 2011 में मुअम्मर गद्दाफी के शासन के खत्म होने के बाद से राजनीतिक और सैन्य गुटों के बीच संघर्ष लगातार चलता रहा है। देश में अलग अलग इलाकों पर अलग अलग ताकतों का प्रभाव रहा और तेल के ठिकानों लंबे समय से राजनीतिक और सैन्य संघर्ष का अहम हिस्सा रहे हैं। इसलिए जाविया रिफाइनरी पर हुआ हमला सिर्फ एक तेल प्लांट पर हमला नहीं माना जा सकता। अगर इसके पीछे कोई संगठित गुट है और ऐसे हमले आगे भी जारी रहते हैं तो इससे लीबिया की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था और ईंधन व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरे कोलंबिया को हिलाकर रख दिया। 10 अगस्त को कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में 7.4 तीव्रता का बेहद ताकतवर भूकंप आया। भूकंप का केंद्र चोको इलाके में सैन होसे डेल पालामार के पास बताया गया। झटके इतने तेज थे कि उनका असर सिर्फ आसपास के इलाकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के कई बड़े शहरों में भी महसूस किया गया है। पड़ोसी इक्वाडोर और पनामा तक झटके महसूस किए जाने की खबर है। भूकंप के बाद सामने आए मंजर बेहद खौफनाक है। कई जगह इमारतों में दरारें पड़ गईं, कई इमारतें पूरी तरह या आंशिक रूप से गिर गईं और सड़कों पर मलबा फैल गया है। लोग घबराकर अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। कई इलाकों में लोग रात
खुले आसमान के नीचे बिताने को मजबूर हुए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं आफ्टर शॉक यानी भूकंप के बाद आने वाले झटके फिर से इमारतों को नुकसान न पहुंचा दें। अब सबसे बड़ी चिंता उन लोगों को लेकर है जो अभी भी मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। राहत और बचाव दल लगातार टूटे हुए मकानों और दूसरे इमारतों के मलबे को हटाकर लोगों की तलाश कर रहे हैं। कुछ इलाकों में सड़कों और संचार व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की वजह से राहत टीमों के लिए मदद पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा है। शुरुआती रिपोर्टों में मरने वालों की संख्या 77 बताई गई है, लेकिन जैसे जैसे राहत और बचाव का काम आगे बढ़ा, आंकड़ा बढ़ता गया। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक कम से कम 111 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इसलिए अधिकारियों को आशंका है कि मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। दोस्तों, बात करते हैं मिडिल ईस्ट की उन घटनाओं की जहां एक तरफ यमन में हूती हमले लगातार तनाव बढ़ा रहे, तो दूसरी तरफ सीरिया से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील परमाणु मामला सामने आया है। और इन दोनों घटनाओं के बीच एक बात साफ दिखाई देती है, मिडिल ईस्ट में छोटी सी चिंगारी भी बड़े टकराव का कारण बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं यमन की। यमन के लाल सागर किनारे बने रणनीतिक बंदरगाह शहर मोखा को हाल के दिनों में हूती हमलों का निशाना बनाया गया। रिपोर्टों के मुताबिक हूतियों ने मोखा इलाके में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। यमनी सेना का कहना है कि एयर डिफेंस ने कई ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 11 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया और 2 बैलिस्टिक मिसाइलें समुद्र में जा गिरी। लेकिन सवाल ये है कि मोखा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों, मोखा लाल सागर के किनारे मौजूद एक अहम बंदरगाह है। इसका रणनीतिक महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि लाल सागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच सामान ले जाने वाले जहाज इस पूरे इलाके की सुरक्षा पर निर्भर करते हैं। यमन में हूथियों और सरकार समर्थक ताकतों के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। मोखा फिलहाल प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल यानी PLC के नियंत्रण वाले इलाकों में आता, इसलिए यहाँ होने वाला कोई भी बड़ा हमला सिर्फ स्थानीय लड़ाई नहीं माना जाता, बल्कि ये यमन के सत्ता संघर्ष और लाल सागर की सुरक्षा से भी जुड़ जाता है। दोस्तों, अब मिडिल ईस्ट से जुड़ी दूसरी और उससे भी ज्यादा संवेदनशील खबर पर आते हैं। सीरिया की गुप्त परमाणु सामग्री। अमेरिका की मध्यस्थता से सीरिया, इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के बीच एक बेहद गुप्त समझौता होने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक मकसद सीरिया में मौजूद एक गुप्त जगह से परमाणु सामग्री को सुरक्षित तरीके से हटाना है। इस जगह को साइट 99 के नाम से बताया जा रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर साइट 99 में ऐसा क्या जिसे लेकर अमेरिका, इजराइल और परमाणु सुरक्षा एजेंसियां चिंतित हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह पर पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन के दौर से जुड़ी परमाणु सामग्री रखी हुई है। इसमें कथित तौर पर येलो केक यानी यूरेनियम से जुड़ी सामग्री और 2007 में इजराइल द्वारा नष्ट किए गए अल किबार परमाणु परिसर से जुड़ी सामग्री शामिल है। अल किबार का मामला नया नहीं है। साल 2007 में इजराइल ने सीरिया के एक संदिग्ध परमाणु परिसर पर हवाई हमला किया था। इस बात पर सवाल रहे हैं कि उस जगह पर क्या गतिविधियां चल रही थी। बाद में IAEA की जांच में उस इलाके से यूरेनियम के निशान मिलने की बात सामने आई थी। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। एलोकेक यानी ऐसी परमाणु सामग्री का मौजूद अपने आप में ये साबित नहीं करता कि वहां परमाणु बम तैयार किया जा रहा था। परमाणु हथियार बनाने के लिए कई दूसरी तकनीकी प्रक्रियाएं और सुविधाएं होना जरूरी होती हैं। फिर भी रेडियोधर्मी और परमाणु सामग्री का किसी असुरक्षित जगह पर पड़े रहना अपने आप में चिंता की बात है, खासकर ऐसे देश में जहां लंबे समय से गृहयुद्ध चला आ रहा हो और अलग अलग सशस्त्र गुट सक्रिय हों। दोस्तों, इस पूरे माहौल के बीच यूरोप से भी एक बड़ी तस्वीर सामने आई। ग्रीस की राजधानी एथेंस में हजारों लोग फलस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने फलस्तीनी झंडे लेकर गजा के समर्थन में नारे लगाए और इजराइल के खिलाफ विरोध जताया। 9 अगस्त को एथेंस में हुए प्रदर्शनों की तस्वीरों और रिपोर्टों में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी दिखाई गई है।
प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि गजा में जारी युद्ध और मानवीय संकट को खत्म किया जाए और फलस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ग्रीस के अलग अलग हिस्सों में भी फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन यानी मुजाहरे हुए हैं। इन प्रदर्शन का एक और पहलू भी सामने आया। इजरायली अधिकारियों ने ग्रीस में मौजूद अपने नागरिकों के बड़े प्रदर्शन से दूर रहने और सार्वजनिक जगहों पर सावधानी बरतने की सलाह दी थी। यानी गजा की जंग का असर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, यूरोप की सड़कों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। एक तरफ यमन में ड्रोन और मिसाइलें उड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सीरिया में परमाणु सामग्री को लेकर गुप्त कूटनीति चल रही है और तीसरी तरफ यूरोप की सड़कों पर फलस्तीन के समर्थक में हजारों लोग उतर रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं इस रिपोर्ट की आखिरी और बेहद अहम खबर पर, जो सीधे अमेरिका की सैन्य ताकत, ईरान के साथ चल रहे युद्ध और आने वाले वक्त की अमेरिकी रणनीति से जुड़ी है। दोस्तों, अमेरिका ने अपने रक्षा बजट को लेकर एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। अमेरिकी वार डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2027 के लिए करीब $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट की मांग की है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये देश के इतिहास में सबसे बड़ा रक्षा बजट अनुरोध है। इस पैकेज को सैनिकों की तनख्वाह और सुविधाओं से लेकर नए हथियारों, मिसाइल डिफेंस, सैन्य तकनीक और रक्षा उद्योग की क्षमता बढ़ाने तक कई हिस्सों में खर्च करने की योजना है। अब सवाल है कि अमेरिका को अचानक इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसका एक बड़ा कारण दुनिया में तेजी से बदलता सुरक्षा माहौल बताया जा रहा है। खास तौर पर ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध इस पूरे बजट के पीछे एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेट ने बताया है कि ईरान के पास युद्ध में अब तक अमेरिका का खर्च करीब $37.5 अरब तक पहुंच चुका है। इसी युद्ध के खर्च और आगे की सैन्य जरूरतों को भी नए बजट प्रस्ताव में शामिल किया गया है। यानी अमेरिका सिर्फ आज की लड़ाई के लिए पैसा नहीं मांग रहा, बल्कि आने वाले कई सालों के लिए अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल एक बात साफ है, अमेरिका आने वाले दौर को हल्के में नहीं ले रहा। $1.5 ट्रिलियन का यह प्रस्ताव सिर्फ एक बजट नहीं, बल्कि वाशिंगटन की आने वाली वर्षों की पूरी सुरक्षा का एक संकेत है। और अगर कांग्रेस ने इसे मंजूरी दे दी तो दुनिया को अमेरिका की सैन्य ताकत का एक नया और कहीं ज्यादा बड़ा रूप देखने को मिल सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।